हेलो एवरीवन, मैं हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टडी कॉमर्स। और इस वीडियो में हम देखेंगे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड एमसीक्यूज पार्ट 3। हमारे वीडियोस की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेमेंट करना होगा ₹365 पर ईयर का। आप हमें फ़ोन पे, गूगल पे या किसी भी अदर यूपीआई प्लेटफॉर्म द्वारा दिए गए नंबर 7317240017 पर पेमेंट करके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। इसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स पार्ट 2 का वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप वो वीडियो देखें, उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू करें। वीडियो देखने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक दी हुई है, तो आप उसे वहाँ से भी देख सकते हैं। तो यहाँ हम नेक्स्ट क्वेश्चन से उसके आगे से स्टार्ट करेंगे। कॉस्ट विच हैव डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन प्रोडक्शन ऑफ द फर्म। ऐसा कॉस्ट जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है प्रोडक्शन पे, उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन है यहाँ पे आपके 4 ऑप्शंस दिए हैं: प्राइम कॉस्ट, जनरल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट। एक एक करके मैंने देख लेते हैं। सबसे पहला है प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यानी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को प्राइम कॉस्ट या डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जाता है। ये ऐसी कॉस्ट होती है जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है प्रोडक्शन पे, यानी कि जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता जाता है वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती चली जाती है, यानी प्रोडक्शन के साथ साथ ये भी चेंज होती है। जब प्रोडक्शन बंद हो जाता है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो हो जाती है, जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट या वेजेस वर्कर्स को जो दिए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट को हम जनरल कॉस्ट, सप्लीमेंट्री कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड कहते हैं। फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो शॉर्ट रन में कांस्टेंट रहती है, चाहे प्रोडक्शन में कोई भी चेंज आए, फिक्स कॉस्ट हमेशा फिक्स्ड रहती है। ये प्रोडक्शन के साथ चेंज नहीं होती है। और जब प्रोडक्शन ज़ीरो भी अगर है तो ऐसे समय में भी फिक्स कॉस्ट कुछ ना कुछ रहती ही है। किसी बिल्डिंग का रेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ये सारे क्या हैं, ये रहते ही रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने बिल्डिंग लिया हुआ है किराए पर, आप चाहे प्रोडक्शन करें चाहे ना करें, आपको उस बिल्डिंग का किराया देना ही पड़ेगा। तो प्रोडक्शन के अनुसार फिक्स कॉस्ट में चेंज नहीं आता है। नेक्स्ट है आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो एक फर्म आउटसाइडर्स को पे करती है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट हमने किया, रॉ मटेरियल को परचेज़ किया, तो हम क्या करते हैं कि बाहरी जहाँ से भी परचेज़ कर रहे हैं वहाँ पे हमें वो पेमेंट देना होता है, तो इसे हम आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट कहते हैं। वापस हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में आपसे पूछा था कि ऐसी कौन सी कॉस्ट है जिसका प्रोडक्शन पे डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, तो ये आपकी होती है प्राइम कॉस्ट, यानी कि वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट को हम प्राइम कॉस्ट के नाम से जानते हैं। जनरल कॉस्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है ये हम फिक्स कॉस्ट को कहते हैं। तो वेरिएबल कॉस्ट प्रोडक्शन के साथ वेरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कर्व इज नॉट यू शेप। AC, AVC, MC और AFC, इन चारों कॉस्ट कर्व में से कौन सी ऐसी कॉस्ट कर्व है जो यू शेप नहीं होती है। एक एक करके हम सारी कॉस्ट कर्व्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे शॉर्ट रन की जब हम बात करेंगे तो 3 तरीके के कॉस्ट आपको देखने को मिलेंगे: टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन में जैसा कि पहले ही मैंने कहा कि वेरिएबल फैक्टर्स में चेंज आता है, लेकिन फिक्स फैक्टर्स में कोई भी चेंज नहीं आता है। तो टोटल कॉस्ट क्या होती है, ओवरऑल जितनी कॉस्ट होती है, टोटल जितनी कॉस्ट लगी होती है उसे हम टोटल कॉस्ट कहते हैं। इसमें टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट दोनों होते हैं। नेक्स्ट है हमारा एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट का मतलब होता है पर यूनिट कॉस्ट, यानी एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी कॉस्ट लग रही है, इसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। एवरेज कॉस्ट 3 तरीके की होगी: एवरेज फिक्स कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट, या इसे हम एवरेज टोटल कॉस्ट के नाम से भी जानते हैं। एवरेज कॉस्ट निकालने का फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी, यानी कि जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसे हम आउटपुट से डिवाइड कर देंगे तो हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाती है। इसके अलावा अगर AFC और AVC, एवरेज फिक्स कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इन दोनों को हम ऐड कर लें तो भी हमारी एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। सारी कॉस्ट हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले है आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट। एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये इसका फॉर्मूला होता है टोटल फिक्स कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो टोटल फिक्स कॉस्ट क्या होती है, ये फिक्स रहती है, यानी कि अगर 100 रुपये टोटल फिक्स कॉस्ट है तो ये फिक्स ही रहेगी, लेकिन जो क्वांटिटी होती है ये क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। तो जो कि टोटल फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है और आउटपुट बढ़ाते चले जाएंगे जब हम, तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ये क्या करती है, ये डिमिनिश करने लगती है, कम होती चली जाती है, लेकिन ये कभी भी ज़ीरो नहीं होती है। और जो इसका कर्व होता है ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये कुछ इस तरीके का होगा जिसे हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कहते हैं, यानी इस एरिया के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स आप बनाएंगे, ये जो टोटल एरिया है ये क्या होता है, सारा इक्वल होता है। तो इस तरीके से ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जाएगा, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये ज़ीरो नहीं होता है। जब टोटल फिक्स कॉस्ट ज़ीरो होती है तो जो एवरेज फिक्स कॉस्ट होती है ये इनफाइनाइट होती है।
नेक्स्ट है हमारा एवरेज वेरिएबल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या है? तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट अपॉन क्वांटिटी। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? शुरू में जो है वो डिक्लाइन करती है, एक समय आने के बाद ये फिर बढ़ने लगती है। एवरेज कॉस्ट के केस में भी आप ऐसे ही देखेंगे, टोटल कॉस्ट अपॉन आउटपुट, इसे हम एवरेज कॉस्ट कहते हैं। तो एवरेज कॉस्ट के केस में भी आप देखेंगे कि शुरू में ये घटती है, जैसे जैसे क्वांटिटी बढ़ेगी एवरेज कॉस्ट कम होती चली जाएगी, कम होती है, फिर एक सिचुएशन के बाद वो बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है? टोटल कॉस्ट में एक एडिशन है, यानी कि जैसे ही एक एक्स्ट्रा यूनिट का प्रोडक्शन किया जाता है तो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है, जो टोटल कॉस्ट में एडिशन हो रहा है, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। फॉर एग्जांपल 7th यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 450 रुपये लगे। अब 8वीं यूनिट को प्रोड्यूस करने पर जो टोटल कॉस्ट आ रहा है वो 490 रुपये आ रहा है। तो 490 माइनस 450 हम करेंगे तो ₹40, ये आपका मार्जिनल कॉस्ट है, यानी कि एक एक्स्ट्रा यूनिट को प्रोड्यूस करने में कितनी ज़्यादा कॉस्ट लगी, इसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। TCN माइनस TCN-1 ये इसका फॉर्मूला है। मार्जिनल कॉस्ट भी आप देख सकते हैं कि ये यू शेप्ड ही होती है, यानी कि शुरू में ये घटती है, फिर ये बढ़ने लगती है। इसका रीज़न है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस में हमने क्या देखा कि लेबर की यूनिट जैसे जैसे बढ़ाई जाती है प्रोडक्शन कम होती चली जाती है, यानी कि शुरू में जो लेबर होता है, यानी कि जो वेरिएबल फैक्टर होता है वो कम लगता है, तो जो कॉस्ट होती है वो कम होती है। लेकिन जैसे जैसे आप लेबर यानी कि आप अपना वेरिएबल फैक्टर बढ़ाएंगे, जो कॉस्ट होगी वो ज़्यादा लगेगी। इस कारण से जो मार्जिनल कॉस्ट है पहले तो ये कम होता है, लेकिन फिर ये कॉस्ट बढ़ने लगती है। तो रीज़न है इसका लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे क्वेश्चन पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कॉस्ट कर्व यू शेप्ड नहीं होता है? तो AC, ABC, MC ये तीनों यू शेप्ड होते हैं, लेकिन एवरेज फिक्स कॉस्ट यू शेप्ड नहीं होता है, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मार्केट इन विच सेलर हैज़ नो टाइम टू इंक्रीज द सप्लाई अकॉर्डिंग टू डिमांड ऑफ कॉमोडिटी। 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, लॉन्ग पीरियड मार्केट, शॉर्ट पीरियड मार्केट, डेली मार्केट या फिर ऑल द अबव। एक एक करके हम इसे देख लेते हैं। तो मार्केट का क्लासिफिकेशन 4 बेसिस पे किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्पिटिशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। यहाँ पे हम ऑन द बेसिस ऑफ टाइम देखेंगे कि मार्केट कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहला है वेरी शॉर्ट पीरियड, या इसे हम डेली मार्केट भी कहते हैं। डेली मार्केट जो है, यहाँ पर क्या होता है, सप्लाई फिक्स्ड होती है, यानी कि डिमांड के अनुसार यहाँ पर सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता। इतना कम समय होता है कि सप्लाई को चेंज नहीं किया जा सकता, जितना स्टॉक अवेलेबल होता है इसी में से सप्लाई करनी होती है, जो डिमांड होती है इसी में से पूरी की जाती है। यहाँ पर समय इतना नहीं होता है। इसमें आप पेरिशेबल गुड्स को देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मिल्क है, मिल्क क्या है, लिमिटेड होता है स्टॉक, ज़्यादा डिमांड अगर है तो बहुत ज़्यादा सप्लाई नहीं की जा सकती, तो इसमें जनरली पेरिशेबल गुड्स आती हैं। इसे हम मार्केट प्राइस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है आपका शॉर्ट पीरियड मार्केट। शॉर्ट पीरियड मार्केट ऐसा मार्केट होता है जहाँ पर जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं इनमें चेंज किया जाता है, लेकिन फिक्स फैक्टर्स में आप चेंज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा समय होता है कि डिमांड के अनुसार जो सप्लाई है उसको थोड़ा बहुत इंक्रीज़ किया जा सकता है, लेकिन लिमिटेड एक्सटेंट तक, क्योंकि जो प्लांट की एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसी के अनुसार ही सप्लाई को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट है हमारा लॉन्ग पीरियड मार्केट। लॉन्ग पीरियड मार्केट को नॉर्मल प्राइस के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे हम लॉन्ग रन की बात कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होता है, जो प्राइस होता है ये डिटरमाइन होता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से, यानी इस लॉन्ग पीरियड में सारे फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं। डिमांड के अनुसार जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है उसको चेंज किया जा सकता है, इतना टाइम होता है, यानी कि नए इक्विपमेंट्स, नए प्लांट्स को लगाया जा सकता है और प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। यानी जैसे जैसे डिमांड में जितना चेंज होता है उस अनुसार सप्लाई अपने आप को फुल्ली एडजस्ट कर लेती है। नेक्स्ट है वेरी लॉन्ग पीरियड। वेरी लॉन्ग पीरियड को सेक्युलर पीरियड के नाम से जाना जाता है। मार्शल ने कहा है, यानी ये 10 साल से ज़्यादा का समय होता है वेरी लॉन्ग पीरियड में, और जैसे जैसे जो डिमांड होती है सप्लाई उस अनुसार की जा सकती है, यानी टोटल एडजस्टमेंट किया जा सकता है। ये समय इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पे फैक्टर्स को बदला जा सकता है। इसके अलावा पॉपुलेशन में चेंज हो सकता है, फैशन में चेंज हो सकता है, प्रेफरेंसेस में चेंज हो सकता है। तो इस हिसाब से डिमांड काफ़ी चेंज होती है और इतना समय होता है कि सप्लाई को भी उस अनुसार एडजस्ट किया जा सके। वापस से हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में पूछा था कि ऐसा मार्केट जिसमें सेलर के पास बिल्कुल टाइम नहीं होता है कि डिमांड के अनुसार वो अपनी सप्लाई को बढ़ा सके, तो यहाँ आपका आंसर होगा डेली मार्केट। डेली मार्केट में पेरिशेबल गुड्स होते हैं, यहाँ पे इतना समय होता ही नहीं है कि डिमांड के अनुसार सप्लाई को बढ़ाया जा सके।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट 1 आपको दिया है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज द मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली। स्टेटमेंट 2 दिया है कि मोनोपोली में देयर आर टू सेलर्स एंड बोथ हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द मार्केट। तो यहाँ पे आपको दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, इन दोनों के बारे में हम देख लेते हैं। सबसे पहला है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के कॉन्सेप्ट को दिया है प्रोफेसर एडवर्ड चेम्बरलिन ने अपनी बुक थियोरी ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में 1933 में। अब मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, ये परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली के बीच का होता है, यानी कि ये मिक्सचर होता है परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का। परफेक्ट कंपटीशन एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, ये रियल मार्केट में देखने को नहीं मिलती है। कुछ फीचर्स परफेक्ट कंपटीशन के और कुछ फीचर्स मोनोपोली के मिलाकर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन देखने को मिलता है। चेम्बरलिन के अनुसार इन्होंने बताया है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एक ऐसा मार्केट है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होते हैं जो कि डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। यानी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं इनकी संख्या ज़्यादा होती है, सफिशिएंट सेलर्स होते हैं और वो क्लोज सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। यानी हमने पीछे देखा कि जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होते हैं इनको ये सेल करते हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट का मतलब है कि जो गुड्स होते हैं वो एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, लेकिन कुछ हद तक एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आप देख सकते हैं टूथपेस्ट के कई ब्रांड्स आपको देखने को मिलेंगे, कोलगेट, क्लोजअप, पेप्सोडेंट। ये क्या है, ये सब एक दूसरे के क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर कोलगेट अवेलेबल नहीं है तो आप क्लोजअप यूज़ कर सकते हैं। और ये क्या है, डिफरेंशिएटेड है, यानी कोलगेट क्लोजअप से कुछ हद तक अलग होगा, होमोजीनियस नहीं है, यानी एक जैसे नहीं होते हैं, या फिर इन्हें हम कह सकते हैं कि परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स नहीं होते हैं, एक दूसरे से थोड़े डिफरेंट होते हैं। क्लोज सब्स्टिट्यूट होते हैं, एक के स्थान पे हम दूसरे को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन टोटली परफेक्ट नहीं होते हैं, यानी होमोजीनियस नहीं होते हैं, एक दूसरे से कुछ हद तक अलग होते हैं। पैकिंग में अलग हो सकता है, टेस्ट में अलग हो सकता है, कुछ कारणों से ये एक दूसरे से अलग होते हैं। तो मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स होंगे जो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं। अब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होने के कारण ही हर कंपनी की अपने खुद के प्रोडक्ट पे मोनोपोली होती है, यानी कोलगेट के अपने खुद के प्रोडक्ट पे मोनोपोली है, क्लोजअप के अपने खुद के प्रोडक्ट पे मोनोपोली है, जो सेलर होता है उसके खुद के प्रोडक्ट पर उसकी मोनोपोली होती है। नेक्स्ट है मोनोपोली। मोनोपोली ग्रीक वर्ड से बना है, मोनो और पोली। मोनो का मतलब है सिंगल, पोली का मतलब है सेलर, तो मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर। मोनोपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें एक सिंगल सेलर होता है जो कि प्रोडक्ट्स को सेल करता है और उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि सिर्फ एक सिंगल सेलर होगा तो उसके कोई भी सब्स्टिट्यूट्स, जिन प्रोडक्ट्स को वो सेल करेगा उसके सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट है आपका डुओपोली। डुओपोली एक ऐसा मार्केट स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे सिर्फ दो प्रोड्यूसर्स होते हैं, या आप कह सकते हैं दो सेलर्स होते हैं, और वो नियरली सिमिलर प्रोडक्ट्स को सेल करते हैं, और इन दोनों की जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो एक दूसरे को अफेक्ट करती हैं। यानी कि एक ने अगर कोई परिवर्तन किया है अपने प्रोडक्ट्स से रिलेटेड तो दूसरा भी उसके अनुसार अपने प्रोडक्ट में परिवर्तन लाता है। डुओपोली का एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एलपीजी जो इंडिया में सप्लाई होती है वो ऐसे सिर्फ दो ही कॉरपोरेशंस हैं जिनके द्वारा सप्लाई की जाती है। पहला है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि इंडेन गैस, और दूसरा है आपका भारत पेट्रोलियम जिसे हम भारत गैस के नाम से जानते हैं। तो यही दो ऐसी कंपनीज़ हैं जो कि एलपीजी इंडिया में सप्लाई करती हैं। हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं वापस से। पहला स्टेटमेंट था मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज अ मिक्सचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन एंड मोनोपोली, तो ये सही बात है। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का मिक्सचर होता है। दूसरा है स्टेटमेंट आपका कि मोनोपोली में देयर आर टू सेलर्स एंड बोथ हैव कंप्लीट कंट्रोल ऑन द मार्केट, तो ये गलत है। मोनोपोली में सिंगल सेलर होता है, एक सिंगल सेलर होता है, जिन गुड्स को वो सेल करता है उसके कोई सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल नहीं होते हैं। और यहाँ जो आपको स्टेटमेंट दिया है ये डुओपोली से रिलेटेड है, यानी कि दो सेलर्स होते हैं और कंप्लीट कंट्रोल होता है मार्केट पे, इसे हम डुओपोली कहते हैं। यहाँ पे पहला ऑप्शन करेक्ट है, स्टेटमेंट 1 इज ट्रू बट स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अजम्पशन ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व से अगर हम कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालते हैं तो इनमें से कौन सा इसका अजम्पशन है। पहला आपको दिया इंडिफरेंस मैप इज गिवन, दूसरा है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ओनली ऑन वन कमोडिटी, थर्ड है प्राइस ऑफ गुड्स आर नॉट फिक्स, और चौथा है कंज्यूमर्स कैन इन्फ्लुएंस द प्राइस। इसे हम देख लेते हैं। इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या होता है। इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है कि दो गुड्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस जो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं और कंज्यूमर इनके बीच में इनडिफरेंट रहता है, क्योंकि जो जितने भी कॉम्बिनेशंस हैं दो गुड्स के वो कंज्यूमर को इक्वल सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं, तो यहाँ पे वो इनडिफरेंट रहता है कि कौन से कॉम्बिनेशन को वो चुने, क्योंकि सारे ही उसे बराबर का सेटिस्फैक्शन दे रहे हैं।
इंडिफरेंस कर्व को इक्वल सेटिस्फैक्शन कर्व या आइसो यूटिलिटी कर्व के नाम से भी जाना जाता है। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अब हम अजम्पशंस देख लेते हैं। पहला अजम्पशन है देयर इज अ मैप गिवन बाय अ कंज्यूमर विच शोज द सीक्वेंस ऑफ हिज प्रायोरिटी, यानी कि इंडिफरेंस मैप दिया रहता है एक कंज्यूमर का जब भी हम इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के द्वारा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम निकालते हैं। दूसरा है कंज्यूमर्स इनकम इज सर्टेन एंड ही कैन स्पेंड ऑल हिज इनकम ऑन 2 आर्टिकल्स। कंज्यूमर की इनकम सर्टेन है यानी फिक्स्ड रहती है और 2 आर्टिकल्स पे ही वो अपनी इनकम को खर्चा करता है। थर्ड असम्पशन है कि कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो रैशनल होता है यानी विवेकपूर्ण होता है। चौथा आपको दिया है कि प्राइस ऑफ बोथ कॉमोडिटीज इज फिक्स्ड एंड कंज्यूमर कैन नॉट इन्फ्लुएंस द प्राइजेस। जो 2 गुड्स हैं इनकी प्राइस फिक्स रहेगी और कंज्यूमर ज़्यादा या कम खरीदारी करके प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो वापस हम अपने क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन में हमारे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा इंडिफरेंस कर्व के द्वारा अगर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम निकाला जाता है तो कौन कौन से इनमें से अजम्पशंस हैं। तो पहला है आपका इंडिफरेंस मैप इज गिवन, जो कि करेक्ट है, इंडिफरेंस मैप दिया होता है। दूसरा है कंज्यूमर स्पेंड्स हिज इनकम ओनली ऑन 1 कमोडिटी, ये गलत है, यहाँ पे 2 कमोडिटीज़ होती हैं। तीसरा है प्राइस आर नॉट फिक्स, जो कि गलत है, प्राइजेस फिक्स होते हैं गुड्स के। और चौथा है कंज्यूमर कैन इन्फ्लुएंस द प्राइजेस, ये भी गलत है, कंज्यूमर ज़्यादा या कम खरीदारी करके प्राइजेस को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। तो ये जो तीनों ऑप्शन है ये रॉन्ग है। पहला अजम्पशन सही है कि इंडिफरेंस मैप इज गिवन। इंडिफरेंस मैप कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलता है जब एक ही डायग्राम में हम कई सारे इंडिफरेंस कर्व्स को शो करते हैं जो कि अलग अलग सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करते हैं, तो इसे हम आईसी मैप के नाम से जानते हैं।